आप लोग का स्वागत है। हम लोग धरा क्लासेस के माध्यम से बायोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग क्लास 12 की बायोलॉजी देख रहे थे, चैप्टर 6 वंशागति का आणविक आधार। तो उसमें हम लोगों ने जो आपका टॉपिक चल रहा था डीएनए, उसमें हम लोगों ने देखा था कि डीएनए जो आपका जेनेटिक मटेरियल है वो कैसे डीएनए जो है आपका वो जेनेटिक मटेरियल है। ये इसकी जो इसे प्रूव किया था उनके बारे में हम लोग देख रहे थे कि किसने प्रूव किया, किसने बताया कि जो आपका जेनेटिक मटेरियल है वो आपका डीएनए है। तो इसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे, जिसमें कि हम लोगों ने स्टडी किया था कि जो आपका डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है। आज जो प्रूवमेंट्स था हम लोगों ने जो कल देखा था वो पूरी तरह से प्रूव नहीं हो पाया था, यानी हार्वे जो थे, और जो कल हम लोगों ने प्रूव किया था जो एस स्टेन और आर स्टेन करके था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो प्रूवेंस थी यानी जो ग्रिफिक थे उनका जो रूपांतरित उनका प्रयोग था उसको हम लोगों ने देखा था, तो वो कम्प्लीटली प्रूव नहीं कर पाया था कि प्रोटीन और डीएनए में कि डीएनए और प्रोटीन में कौन सा आपका जेनेटिक मटेरियल है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हार्वे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट। ये कम्प्लीटली प्रूव कर ले गए कि जो आपका डीएनए है वही है आपका जेनेटिक मटेरियल, आपका जो प्रोटीन है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। जो आपका क्योंकि आरएनए तो पहले ही निगलेक्ट हो गया था कि आरएनए आपका जेनेटिक मटेरियल नहीं है, एक्सेप्ट कुछ जो आपके वायरसेस या बैक्टीरियाज थे उन्हीं में आपका जो आरएनए था वो जेनेटिक मटेरियल के रूप में वर्क करता था। जैसे आपका एचआईवी हुआ, आपका इन्फ्लुएंजा का वायरस हुआ, आपका टैम्बैको मोजेक वायरस हुआ, तो उसमें क्या होता था, टीएमबी जो हुआ यानी टैम्बैको मोजेक वायरस, तो उसमें क्या होता था कि आपका जो जेनेटिक मटेरियल था वो क्या था, तो वो आरएनए था। पर इसमें कुछ ही ऐसी, लेकिन प्रोटीन जो होता है वो कहीं जेनेटिक मटेरियल के तरह वर्क ही नहीं करता। प्रोटीन तो आपके स्ट्रक्चरल फंक्शनल जो आपके बॉडी की स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, यानी आपके स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। प्रोटीन है तो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट, पर जेनेटिक्स में प्रोटीन का कोई वर्क नहीं, यानी जेनेटिक्स में प्रोटीन कोई वर्क नहीं करता कि आपके जो करेक्टर्स हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाने के लिए प्रोटीन का कोई वर्क नहीं है। तो इसे प्रूव करना ज़रूरी था, क्योंकि कुछ साइंटिस्ट बोल रहे थे कि आपका जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रोटीन है ना कि डीएनए है, क्योंकि डीएनए का अमाउंट जो होता था वो बहुत कम होता है। जो डीएनए में भी जो आपका जेनेटिकली एक्टिव होता है वो लमसम जो आपका 100% डीएनए में से 0.001% ही डीएनए जो आपका होता है एक्टिव होता है, वो कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करता है। सारे डीएनए में भी ऐसी एबिलिटी नहीं होती है कि वो आपके जेनेटिक मटेरियल को या जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को आपकी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र कर सके। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि आपका डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है। तो हार्वे एंड चर्च का एक्सपेरिमेंट कम्प्लीटली प्रूव कर ले गया कि आपका जो डीएनए है वही आपका जेनेटिक मटेरियल है। तो आज हम लोग देखेंगे हार्वे एंड चर्च का एक्सपेरिमेंट। तो हार्वे एंड चर्च ने क्या किया, इन्होंने एक बैक्टीरिया लिया ना, क्या एक वायरस लिया और एक बैक्टीरिया लिया। तो बैक्टीरियोफेज ना, बैक्टीरियोफेज जो था वो एक वायरस है जो कि क्या करता है, जो कि जो बैक्टीरियोफेज है वो एक वायरस है, और जो एक बैक्टीरिया होता है जिसको ई कोलाई बैक्टीरिया बोलते हैं, वो ई कोलाई बैक्टीरिया पे अटैक करता है और ई कोलाई बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो जो ये याद रखिएगा कि बैक्टीरियोफेज है क्या, तो बैक्टीरियोफेज नॉट अ बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेज क्या है, तो बैक्टीरियोफेज एक वायरस है ना, ये याद रखिएगा। ये कंपटीशंस में पूछा जाता है, क्योंकि बैक्टीरियोफेज लग रहा है कि बैक्टीरिया है, बट बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया ना होके बैक्टीरियोफेज है क्या, तो बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो कि एक बैक्टीरिया पे अटैक करता है और उसको मतलब अपना जेनेटिक मटेरियल यानी अपना डीएनए उसको ट्रांसफ़र करके उसके जेनेटिक मटेरियल को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है, और उसकी सेल का जो नरिशमेंट होता है उसे गेन करके अपनी बॉडी को रिप्लिकेट करता है। क्या कौन, बैक्टीरियोफेज। तो इस पर इन्होंने वर्क किया कि जो बैक्टीरियोफेज है, यानी अब इस पर इन्होंने वर्क किया कि जो आपका प्रोटीन और डीएनए है, तो जो आपका
जो आपका डीएनए है ना, जो आपका डीएनए है वो डीएनए में आपके होता क्या है, तो डीएनए में आपका फास्फोरस होता है ना, डीएनए में आपका फास्फोरस होता है। जो आपका प्रोटीन होता है वो उस मतलब डीएनए में आपके फास्फोरस होता है, और प्रोटीन जो होती है यानी बॉडी की जो आपकी स्ट्रक्चरल यूनिट यानी प्रोटीन, उसमें क्या होता है, उसमें सल्फ़र होता है। और जो आपका डीएनए होता है उसमें सल्फ़र नहीं होता। जैसे हम लोगों ने पूरा डीएनए पढ़ा तो उसमें कहीं सल्फ़र का नाम नहीं आया, उसमें फास्फोरस तो आया है, बट सल्फ़र का जो उसकी जैसे डीएनए ऐसे ही तो था, तो ये जो बना होता है ये फास्फोरस से बना होता है ना, ये जो बना होता है वो फास्फोरस से बना होता है। तो इसमें जो फास्फोरस होता है वो काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए। तो फिर डीएनए में, और सल्फ़र तो कहीं होता ही नहीं डीएनए में, और प्रोटीन जो होता है वो विदाउट सल्फ़र की नहीं होता है। प्रोटीन में जो आपकी जो मेन कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, तो सल्फ़र होता है। और आपके डीएनए का जो मेन कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, तो जो आपके डीएनए होता है उसका जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है आपका फास्फोरस। और जो आपका प्रोटीन है उसका मेन कंपोनेंट क्या होता है, सल्फ़र होता है। इसे याद रखिएगा क्योंकि ये इस एक्सपेरिमेंट का मतलब मेन पॉइंट हो जाता है इस एक्सपेरिमेंट का, कि जो आपका प्रोटीन है उसमें क्या है, तो प्रोटीन में आपके सल्फ़र है और फास्फोरस नहीं है। और जो आपका डीएनए है उसमें आपका फास्फोरस है, सल्फ़र नहीं है। तो ये याद रखिएगा। तो इन्होंने मतलब ई कोलाई बैक्टीरिया को ऐसे कंडीशन में ग्रो करवाया कि एक कंडीशन में क्या था, तो एक कंडीशन में इन्होंने सल्फ़र को ज़्यादा अमाउंट में रखा, और दूसरे कंडीशन में सल्फ़र नहीं रखा, फास्फोरस को रखा। यानी एक कंडीशन में इन्होंने सल्फ़र को लिया और दूसरे कंडीशन में फास्फोरस को लिया। तो जहाँ फास्फोरस रहेगा वहाँ क्या होगा, वहाँ डीएनए होगा, और जहाँ सल्फ़र होगा वहाँ क्या होगा, तो वहाँ पे प्रोटीन होगा। तो इन्होंने ऐसे पता लगाया कि कैसे आपका कौन सा जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए कब होगा और आरएनए कब होगा। तो इन्होंने पता लगाया कि आपका जेनेटिक मटेरियल डीएनए कब होगा और आरएनए कब होगा। तो कैसे, क्योंकि एक कंडीशन में इन्होंने सल्फ़र लिया, मान लीजिए जैसे ये कंडीशन है तो इसमें इन्होंने क्या लिया, तो सल्फ़र लिया है, और दूसरी कंडीशन में इन्होंने क्या लिया, तो दूसरे कंडीशन में इन्होंने फास्फेट लिया है। तो आगे का जो रिजल्ट होगा वो इफेक्टेड होगा इस फास्फोरस और सल्फ़र की कंडीशन के कारण, क्योंकि जो आपका डीएनए होगा वो आपके फास्फोरस में एक्टिव होगा, और जो आपका सल्फ़र होगा वो किस में होगा, तो वो आपकी प्रोटीन में एक्टिव होगा। तो फिर इन्होंने फास्फोरस और सल्फ़र की जो आपका याद रखिएगा कि जो आपका बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरियोफेज जो होता है वो अटैक किस पे करता है, तो वो ई कोलाई नामक वायरस पे अटैक करता है विद द हेल्प ऑफ टेल फाइबर। क्योंकि बैक्टीरियोफेज में जो बैक्टीरियोफेज वायरस होता है उसमें आपके टेल फाइबर्स होते हैं जो कि वाल ऑफ यानी जो आपका बैक्टीरियोफेज होता है ना, जो आपका ई कोलाई बैक्टीरिया होता है उसकी वाल पे अटैक करता है विद द हेल्प ऑफ टेल फाइबर। तो ये पूछा जाता है कि किसके हेल्प से बैक्टीरियोफेज, मार्कर कहाँ गया, विद द हेल्प ऑफ टेल फाइबर के अटैक करता है ना। तो ये टेल फाइबर की हेल्प से वो उसकी वाल पे अटैक करता है, वाल से उसे अपना जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो उसकी यानी उसके साइटोप्लाज्म में ट्रांसफ़र करता है। अब ये देखो वर्ड आपका आ रहा है, वाल आ रही है, साइटोप्लाज्म आ रहा है। तो जो आपका वाल है, साइटोप्लाज्म है, वो कैसे हम लोग डिफ़ाइन करेंगे, तो साइटोलॉजी वाला चैप्टर इसलिए मैंने पहले ही पढ़ा दिया था, क्योंकि अब हम लोगों ने साइटोप्लाज्म बोला तो आप लोग को पता, अगर जिन लोगों ने देखा होगा साइटोलॉजी वाला लेक्चर उनको पता होगा कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, वाल क्या होती है, सेल वाल प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है। तो और फिर ये उस पर एंटर करता है, इस पर रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये विद द हेल्प ऑफ टेल फाइबर के अपना जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो किस में एंटर करता है, जो आपका ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, जो आपका ई कोलाई बैक्टीरिया होता है उसके किस में एंटर करता है, तो उसकी जो आपका ई कोलाई बैक्टीरिया होता है ना, कौन सा, जो आपका ई कोलाई बैक्टीरिया होता है उसके वाल पे आके अटैक का मतलब बैठता है। फिर अपना जेनेटिक मटेरियल जो होता है, अपना जेनेटिक मटेरियल यानी अपने डीएनए को
वॉल में ट्रांसफ़र करता है विद द हेल्प ऑफ टेल फाइबर। और फिर ये जान लेते हैं कि जो आपका बैक्टीरियोफेज होता है उसमें होता क्या है। तो उसमें मेनली जो होता है अपर वाला पार्ट होता है जो कि हेक्सागोनल होता है। हेक्सागोनल मतलब जिसमें ऐसे 6 लाइन्स होती है, उसको मतलब ये स्ट्रक्चर क्या होता है आपका, हेक्सागोनल होता है। तो हेक्सागोनल इसका हेड होता है। हेड में आपका क्या होगा, तो हेड में आपका जेनेटिक मटेरियल होगा। तो जेनेटिक मटेरियल फिर उसके बाद में इसमें ये जो होता है आपका ये क्या होता है, तो ये आपका टेल फाइबर होता है। फिर उसके बाद में बीच वाला पोर्शन नेक होता है। तो हेड, नेक, टेल, और टेल को हम लोग टेल फाइबर बोलते हैं क्योंकि फाइबर से बना, फाइबर एक टाइप का प्रोटीन होता है, उससे ये बना होता है, तो इसलिए इसको हम टेल फाइबर बोलते हैं। फिर ये किस पे अटैक करता है, तो ये आपका क्या है, ये आपका ई-कोलाई क्या है, ई-कोलाई बैक्टीरिया है ना। ई-कोलाई जो है वो आपका बैक्टीरिया है। और जो आपका बैक्टीरियोफेज है ये क्या था, तो बैक्टीरियोफेज वायरस था, याद रखिएगा। बैक्टीरियोफेज वायरस है और ई-कोलाई क्या है, ई-कोलाई है आपका बैक्टीरिया। तो इस पे अटैक करेगा, फिर इसके सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करेगा कोई केमिकल वगैरह रिलीज़ करके। फिर उसके बाद में जब उसकी सेल डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, देन उसके बाद में अपना जेनेटिक मटेरियल इसमें एंटर करेगा, क्योंकि इसके पास जो अपना ई-कोलाई बैक्टीरिया है उसके पास काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं अपने बैक्टीरियोफेज के उसमें रिप्लिकेशन में। तो फिर ये यानी जो स्टेप होता है उसको ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। तो इससे अपना जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए को ट्रांसफ़र करेगा। तो फिर अब देखिएगा जो आपका सल्फ़र होता है उसमें आपका डीएनए सर्वाइवल नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो आपका ई-कोलाई बैक्टीरिया है उसमें सल्फ़र का अमाउंट बहुत ज़्यादा है। तो आपका जो डीएनए है वो सर्वाइवल नहीं कर पाएगा, यानी इसमें ट्रांसलोकेशन नहीं होगा और आपका डीएनए सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसमें जो आपकी बैक्टीरियोफेज का जो आपके बैक्टीरियोफेज है, यानी बैक्टीरियोफेज जो वायरस है उसका डीएनए सर्वाइव नहीं कर पाएगा और ये जेनेटिकली एक्टिव नहीं होगा। इससे इन्होंने प्रूव कर दिया कि जो आपका जेनेटिक मटेरियल है वो प्रोटीन नहीं है, क्योंकि प्रोटीन सर्वाइव कर रहा है। और फिर अगर इसको हम दूसरे जनरेशन में शिफ्ट करवा रहे हैं तो ये इसमें मतलब डीएनए है ही नहीं, डीएनए का अमाउंट पाया ही नहीं जा रहा है, क्योंकि इसमें सल्फ़र है, फास्फोरस नहीं है, और सल्फ़र में आपका डीएनए सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। तो इससे इन्होंने प्रूव कर दिया कि जो आपका जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। फिर दूसरी कंडीशन पे हम लोग देखते हैं जहाँ पे उन्होंने जो कंडीशन ली वहाँ पे फास्फोरस का अमाउंट ज़्यादा है, वहाँ पे फास्फोरस है, सल्फ़र नहीं है। तो फास्फोरस है तो वहाँ पर आपका डीएनए एग्जिस्ट करेगा, यानी डीएनए आपका पाया जाएगा। और जो आपकी प्रोटीन है वो आपकी एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगी, क्योंकि यहाँ पे जो आपका सल्फ़र है वो पाया नहीं जा रहा है ना। तो वहाँ पे आपकी प्रोटीन एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगी क्योंकि आपका जो सल्फ़र है वो नहीं पाया जा रहा है। फिर सेम कंडीशन होंगी, इसमें आपका जो डीएनए है वो इंटर करेगा ई-कोलाई बैक्टीरिया के वाल पे। उसके बाद में अपना जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए को ट्रांसफ़र करेगा इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ई-कोलाई बैक्टीरिया। देन इट विल बी रिप्लिकेट विद द हेल्प ऑफ फास्फोरस molecule, then in that condition DNA found ना, डीएनए पाया जाएगा, क्योंकि इसमें जो है फास्फोरस है, डीएनए को फास्फोरस चाहिए, तो जिससे आपका डीएनए जो है इसमें पाया जाएगा और प्रोटीन्स जो हैं वो नहीं पाए जाएंगे। तो इससे ये प्रूव हो गया कि ये जेनेटिकली एक्टिव होगा क्योंकि इसमें डीएनए पाया जा रहा है। तो फिर इन्होंने ये प्रूव कर दिया, यानी आपके जो हार्वे और चेस थे ये कब प्रूव किए थे, ये ध्यान रखिएगा कि 1952 में इन्होंने प्रूव किया था कि जो आपका जेनेटिक मटेरियल है वो आपका डीएनए है, प्रोटीन नहीं है। तो इससे ये कम्प्लीटली प्रूव हो गया। जो आपकी ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग था उससे ये प्रूव नहीं हो पाया था कि जो आपका जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए ही है, आपका जो प्रोटीन है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। कम्प्लीटली ये प्रूव नहीं हो पाया था, बट इन्होंने हार्वे और चेस ने ये कम्प्लीटली प्रूव कर दिया कि जो आपका जेनेटिक मटेरियल है वो आपका डीएनए है और प्रोटीन नहीं है। तो आज मतलब आपका ये डीएनए वाला टॉपिक ख़त्म हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं किसका, इसका आरएनए का, है ना। तो फिर इसके बाद में जो आपकी एनसीईआरटी है उसमें दिया गया है वो क्या कहते हैं डिफरेंस जो डीएनए है और आरएनए का। तो वो हम लोग बाद में देखेंगे, जब आरएनए पढ़ लेंगे तो उसके बाद में डिफरेंस ईजिली आप लोग समझ पाएंगे, तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो हम लोग आज थोड़ा सा देख लेते हैं जो आपका आरएनए है उसके बारे में, फिर कल से हम लोग अच्छे से आरएनए को स्टार्ट करेंगे। तो आरएनए होता है उसका पहले सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, उसका जो फुल फॉर्म होता है उसे जाने। आरएनए ना,
तो RNA होता है, क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो RNA का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड, अरे कहाँ फंस गया, तो RNA हम लोग देखेंगे आज ना, फुल फॉर्म जो आपका RNA का वो क्या था, तो वो राइबो न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो फुल फॉर्म होता है आपकी RNA का ना। तो हम लोग देखेंगे कि फुल RNA के बारे में। और जो ये याद रखिएगा कि जो पहला जेनेटिक मटेरियल था ना वो आपका DNA नहीं था, जो सबसे ओल्डेस्ट जेनेटिक मटेरियल है वो आपका RNA है, DNA नहीं है, क्योंकि जो पहले सबसे पहले फॉर्मेशन जो हुआ था यूनिवर्स में, तो सबसे पहले फॉर्मेशन आपके DNA का नहीं होता, क्योंकि DNA काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, आपने देखा है उसका डबल हेलिकल मॉडल होता है, और जो आपका RNA होता है वो एकदम सिंपल सा होता है, उसमें जो जो चेन होती है न्यूक्लियोटाइड्स की, यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की चेन जो होती है वो सिंगल होती है, डबल नहीं होती है, उसमें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है काफ़ी ज़्यादा, ये इसीलिए ये जो पहला जेनेटिक मटेरियल था, याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपकी नीट में पूछा गया है कि जो पहला जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है। ऑप्शन था आपका प्रोटीन था, आपका DNA था, आपका RNA था, उसी में टाइप ऑफ RNA था, जैसे mRNA दे दिया गया था, तो उसमें आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, तो वो होगा आपका RNA ना। तो RNA जो है वो आपका फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है, और DNA जो है आपका वो सेकंड जेनेटिक मटेरियल होगा। तो ये, और फिर इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो वो राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होगा। और इसमें हम लोग जैसे देखे थे, जैसे हम लोगों ने DNA देखा था, तो उसमें हम लोगों ने RNA भी देख लिया था पिछले वाले लेक्चर में ही, कि जो फुल फॉर्म भी उसका हम लोगों ने देख लिया था, जो फॉर्मेशन होता है वो भी देख लिया था कि कैसे RNA का फॉर्मेशन होता है, जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स हैं यानी फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे अरेंज होते हैं राइबोस आपकी RNA में, वो भी हमने देखा था कि कौन सा ग्रुप जो होता है वो आपकी तो RNA में पाया जाता है, और कौन सा ग्रुप होता है जो आपकी RNA में नहीं पाया जाता है। तो जो आपका थायमीन होता है वो किसमें आपकी RNA में नहीं पाया जाता, और जो आपका यूरेसिल होता है वो आपकी RNA में पाया जाता है। तो हम लोगों ने देखा था। फिर उसके बाद में ये होगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बस देख लेते हैं RNA का, और नेक्स्ट डे यानी कल हम लोग देखेंगे पूरा RNA के बारे में। तो देखेंगे कि जो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था वो क्या था, तो वो RNA है, जो आपका HIV, इन्फ्लुएंजा, TMB जो है वो उसमें क्या पाया जाता है, तो उसमें आपका RNA पाया जाता है। किसके रूप में, जेनेटिक मटेरियल के, इसमें कुछ जीवाणु भोजी जो हैं, कुछ बैक्टीरियोफेज में, उसमें भी आपका जेनेटिक मटेरियल आपका RNA पाया जाता है, जैसे I2, MS2, R17, उसमें आपका क्या पाया जाता है, जैसे कुछ बैक्टीरियोफेज हैं उसमें, जैसे I2, MS2 और I17, इसमें जो होता है वो आपका क्या होता है, तो वो जेनेटिक मटेरियल होता है आपका जो अब बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरियोफेज यानी जो आपकी वायरस पे अटैक करते हैं, जो वायरस किस पे अटैक करते हैं, बैक्टीरिया पे, उसको हम लोग बैक्टीरियोफेज बोलते हैं ना। तो वो जैसे I2, MS2, R17 होगा, I2, MS2, R17 होगा, तो उसमें आपका जेनेटिक मटेरियल अब क्या होता है, तो उसमें आपका जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो RNA होता है। और फिर हम लोगों ने देखा था HIV, टैम्बैको मोजक वायरस यानी TMB, फिर आपका जो इन्फ्लुएंजा वाला वायरस होता है उसमें भी आपका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, तो उसमें भी आपका जेनेटिक मटेरियल RNA होता है। तो हम लोगों ने देखा कि किस में होता है, तो कुछ बैक्टीरियोफेज होते हैं, जैसे I2 हो गया, MS2 हो गया, R17 हो गया, तो उसमें आपका जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो क्या होता है, तो उसमें आपका जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो RNA होता है। फिर इसमें आपकी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा जो होता है आपकी RNA का फॉर्मेशन होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जो RNA होता है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, इसमें एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, जो आपका DNA होता है उसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती थी। तो ये हम लोगों ने देखा था, ये इसमें कई सारे टाइप के RNA जो होते हैं वो पाए जाते हैं ना। तो
RNA जो अब इसमें हम लोगों ने वो देखा था क्या, जो नाइट्रोजनस बेस थे उसमें नाइट्रोजनस बेस में आपका यूरेसिल होता, और उसमें जो शुगर थी वो राइबोस शुगर होगी, उसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर थी, इसमें जो होगी वो आपकी राइबोस शुगर होगी। इस फास्फेट ग्रुप तो ऑलवेज प्रेजेंट ही होगा। और जो RNA है वो सभी प्रकार की उसमें माइटोकॉन्ड्रिया तथा लवकों में पाया जाता है, जो आपका RNA है वो। और फिर इसके RNA की कई सारे टाइप होते हैं, जैसे आपका mRNA, tRNA, rRNA। तो ये सब हम लोग कल देखेंगे। जो mRNA है उसको आपका मैसेंजर RNA बोलते हैं, tRNA को आप लोग ट्रांसफर RNA बोलते हैं, rRNA को हम लोग रिप्लिकेट RNA बोलते हैं। तो ये जो आपका RNA टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको हम लोग कल अच्छे से देखेंगे। आज हम लोग इंट्रोडक्शन आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा, तो जिससे कि लेक्चर देखते ही आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो RNA हम लोग कल देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।